ਆ ਵਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਮ ਚਲੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਟੁਡੇ ਵੀਲ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਫॉरेन फॉर स्टडीज़ बी इट कैनेडा अमेरिका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड्स या कोई भी कंट्री कैसे जाना है किमें जाना वा हर चीज़ अज आप गल करते हैं लेट्स स्टार्ट द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर गोइंग टू फॉरेन फॉर स्टडीज़ और फॉर जॉब इज़ इंग्लिश अगर आपको इंग्लिश आती है ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਪੀਪਲ ਆ ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਦ ਨੇਮਸ ਆਫ ਆਇਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਟੋਫਲ ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਗੋ ਫॉर ਆਇਲਸ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਟ ਲੀਸਟ 6 ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12th ਪਾਸ ਆ and you have to go foreign after your 12th grade and if you are going after your graduation तो फिर आपको at least 6.5 बैंड चाहिए and अगर आप सीधा जॉब करने जा रहे हो या सीधा वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी लेके जा रहे हो तो आपको 8777 चाहिए 8777 मतलब एक मॉड्यूल में 8 और बाकी 3 मॉड्यूल में 7 बैंड ईच एंड बैंड नाम सुन के कुछ डर मत जाइएगा जो ये आइल्स है इसके जो स्कोरिंग है वो आउट ऑफ 9 बैंड होती है जैसे हमारे परसेंटेज आउट ऑफ टोटल 100 होती है 100% वैसी जो आइल्स का हाईएस्ट स्कोर है वो है 9 यानी कि 9 आउट ऑफ 9 इज़ द फुल स्कोर। अब आपने आइल्स कर ली है ना, अब बात आती है जी आपने कहाँ जाना है और क्या करने जाना है। सो पहले आप खुद कंट्री डिसाइड कीजिए भी ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਸ कंट्री ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ फ्रेंड्स हैगे आ ऑब्वियसली उस कंट्री में आपको जाके रहना और बसना आसान हो जाएगा काम लेना आसान हो जाएगा और एडवांटेजेस होती है आपको पता है। सो प्रेफर द कंट्री वेयर योर नोन वंस आर ऑलरेडी देयर। सो अब आपने कंट्री डिसाइड कर लिया, द सेकेंड थिंग इज़ अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ आप जाना चाह रहे हो उसको प्रेफर करो भी हाँ जी वी हैव टू ट्राई दिस कॉलेज दिस यूनिवर्सिटी या फिर अगर आपका कोई कोर्स है अगर आपकी कोई स्टडी है सब्जेक्ट है जो आप परस्यू करना चाहते हो तो उसको मिल के सर्च करो कि हाँ जी ये कोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है और जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ वो जो आपकी स्टेट है प्रोविंस है आपको मतलब कि सही बैठ रही है वहाँ आपके नोन वंस हैं या जिस भी आप पैरामीटर्स को लेके चल रहे हो सो उस हिसाब से आप देखो। लेकिन अगर आप बाकियों से सुनो हमने यहाँ जाना है जी मिल चाहे जो मर्जी जाए वो चीज़ मत करो। क्यों ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ ਘਾਟਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ करियर की लइए। सो ऑलरेडी कीप इन माइंड दैट यू हैव अ करियर इन फ्रंट ऑफ यू। और अगर आप सोचो भी यूनिवर्सिटी में जाएं या कॉलेज में जाएं है ना तो कौन सा आप प्रेफर करोगे। मेरी पर्सनल एडवाइस है अगर आप कॉलेज में जा सकते हो तो कॉलेज में कोर्स लेना। रीज़न बीइंग जो कॉलेजेस की फ़ीस है वो रिलेटिवली कम होती है यूनिवर्सिटी की फ़ीस से। मतलब कि अगर इनका आप रेशियो लेके चलो तो जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है वो अराउंड डबल द फीस ऑफ कॉलेज होती है। यानी कि अगर आपकी पर सेमेस्टर $10,000 या यूरो मतलब कि जहाँ भी आप जा रहे हो उस कंट्री के हिसाब से 10,000 वहाँ की करेंसी अगर आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस है तो साइड बाय साइड वैसा ही कोर्स हो चाहे एक सेमेस्टर की फ़ीस यूनिवर्सिटी में अराउंड 20,000 होगी। आप खुद हिसाब लगा लो कि अगर आप वहाँ जाके कमा रहे हो या आपका खर्चा है जो यूनिवर्सिटी में अगर आप जाके पढ़ोगे तो डबल आएगा और अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मतलब कि कंट्रोल में रहेगा। जब आपको आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी एंड कोर्स पसंद आ जाए तो अब बात आती है जी आपको एडमिशन उस जगह उस कोर्स में कैसे मिलेगी है ना। तो आप उनके वेबसाइट पे जाके देखोगे और फिर बाद में रिक्वायरमेंट का एक अलग सेक्शन होता है वहाँ टैब बना होता है रिक्वायरमेंट्स में जाके देखोगे तो जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप 12th करके जा रहे हो तो वो होगी आपकी जितनी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं यानी कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं टिल 12th बीट ऑफ 10th एंड 12th दोनों चलेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन करके जा रहे हो तो फिर 10वीं के 12वीं के और ग्रेजुएशन की पीडीसी एंड ट्रांसक्रिप्ट सारी चलेंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन करके जे चल रहे हैं तुसी फिर सारा कुछ 10th 12th ग्रेजुएशन पीडीसी ते डीएमसी पर जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਦ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਆਫ ਯੋਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਟੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਈमेल भेजनी है। कन्फर्मेशन ईमेल जब आपको आएगी तो आपको वेट करना पड़ेगा अराउंड अ मंथ
या मैक्सिमम अप टू 60 डेज़। और उस टाइम के बीच आप उनको ईमेल भेज के पता कर सकते हो कि हाँ जी, आई हैव अप्लाई टू योर कॉलेज या यूनिवर्सिटी, व्हाट इज़ स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन। वो आपको बताते रहेंगे हाँ जी, इट इज़ अंडर रिव्यू या जो भी चल रहा है ना। एंड विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स एटमोस्ट आपको वहाँ की एक कंफर्मेशन आएगी कि हाँ जी, यू हैव बीन एडमिटेड। लेकिन जो ये एडमिटेड है ना, धोखा मत खा जाना, इसके बाद भी आपको कंफर्म करना पड़ता है कि हाँ जी, हमने जो कोर्स लिया था हम वही लेना चाह रहे हैं, कोई और ऑप्शन नहीं। और फिर बाद में आपको एक ऑफ़र लेटर आएगी जब आप कंफर्म कर दोगे ना। एंड ऑफ़र लेटर आ गई। अब उस ऑफ़र लेटर पे एक टाइम पीरियड लिखा होगा आपका, यू हैव दिस टाइम पीरियड, जिसमें आपने अपनी फ़ीस देनी है 1 सेमेस्टर की या 1 साल की। वो आपकी चॉइस है, जितनी मर्जी आप दे सकते हो। देयर इज़ नो बाउंडिंग कि हाँ जी आपने 1 साल की पूरी देनी है या कितनी, बट एटलीस्ट 1 सेमेस्टर की फ़ीस देना ज़रूरी है। और जब आपने फ़ीस भर दी ना, तब जाके कहीं आपको पक्का ठप्पा लगेगा कि हाँ जी, आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिल गई है। और तब आपको आएगी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, LOA, एंड दिस इज़ द फाइनल एक्सेप्टेंस। और ये आपने ऑफ़र लेटर के साथ साथ अपने पास संभाल के रखनी है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके काम आने वाली हैं। बाय द वे, अगर आप अनश्योर हो ना कि हम अप्लाई कैसे करेंगे कॉलेज में या सारा कुछ, आप एक काउंसलर से हेल्प ले सकते हो। हमारे पंजाबी में उनको एजेंट बोलते हैं, एजेंट। उनका काम ही सारा ये है कि जी आपने अगर फ़ॉरेन जाना है तो आपकी स्टेप बाय स्टेप हर जगह हेल्प करेंगे। हेल्प कैसे करेंगे? फ्रॉम द टाइम व्हेन यू आर डिसाइडिंग योर कॉलेज एंड कोर्स, वहाँ से लेके टिल द वीज़ा, जब तक आपके हाथ में नहीं आता, हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप वो आपको हेल्प करते रहते हैं। लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आप उनसे हेल्प लेना चाहेंगे या आप खुद करना चाहेंगे। अगर मेरी बात सुनो, मैं आपको बोलूँगा आप खुद करो। क्यों? हर चीज़ आपके हाथ में होगी, आप कहाँ क्या कर रहे हो। चलो बात करते हैं, जब आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गई, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी, नाउ यू आर अ स्टूडेंट, अब आप हमारे यहाँ आ सकते हो। अब आपको जो चाहिए वो चीज़ है वीज़ा। वीज़ा मिलेगा तभी आप उस कंट्री में जा पाओगे ना। तो अब बात आती है वीज़ा कैसे लेना है आपने, है ना। तो वीज़ा की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप स्टडी परमिट, स्टडी वीज़ा लेना चाहते हो किसी कंट्री में जाने के लिए, तो पहली रिक्वायरमेंट है आइल्स। हाँ, आइल्स ही है, कोई टोफल नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको आइल्स चाहिए। एटलीस्ट 6 बैंड अगर आप 12वीं करके जा रहे हो, और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जा रहे हो, तो एटलीस्ट 6.5 बैंड यहाँ भी कम से कम आपको चाहिए। लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड, आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओ आइल्स में। देन द सेकंड थिंग इज़, आपको जितने डॉक्यूमेंट है आपके पास ना, आपके 10th एंड 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, जितना आपने स्टडी की है, उतनी सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ अपने पास रखो। वो भी इनको चाहिए होंगे वीज़ा के टाइम। देन द थर्ड थिंग इज़ कि हाँ जी, आपको उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज में एडमिशन मिल चुकी है जहाँ आप जाना चाह रहे हो, और वो प्रूफ होगा आपका LOA, यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे पहले बताया। देन द फोर्थ थिंग इज़, एटलीस्ट 1 साल की फ़ीस आपने जमा करवाई हो। लेकिन यहाँ एक ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि 1 साल की ही, आप 1 सेम की भी करके जा सकते हो। लेकिन अगर आप कनाडा जाना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है GIC। अगर आप बोलोगे GIC क्या है, फुल फॉर्म को मारो गोली, आप समझ लो होता क्या है। GIC यानी कि फिक्स डिपॉजिट है $10,000 का। कन्वर्ट करके देख लो, अराउंड 5.5 लाख रुपए इंडियन बने हैं ना प्रेजेंटली। लेकिन जो ये $10,000 है ना आपको, ये ऐसे नहीं है कि आपने उनको देने हैं, कनाडा के गवर्नमेंट को या किसी को या कॉलेज को। ये 10,000 जो डॉलर्स हैं आपको ही वापस आएंगे। कैसे? वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप 10,000 किसी एक बैंक में जमा करवा रहे हो, जो कि आपको हर महीने इक्वल अमाउंट में वापस आते जाएंगे जब आप कनाडा चले जाओगे। GIC का मतलब ये है कि अगर आप किसी जैसे कनाडा का है ना, ये कनाडा में आप जा रहे हो स्टडी करने, तो आप खुद को सस्टेन कर पाओ वहाँ। हर महीने के आपके खर्चे होंगे, ग्रोसरी का खर्चा होगा, रहने सहने के, खाने पीने के, बाकी बहुत खर्चे होते हैं। वो सारे सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप पहले से ही यहाँ से दे के जाओ, जो आपको वापस आते जाएंगे पहले। तो दैट्स द GIC। अब आपने आइल्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, LOA, अपनी फ़ीस की रिसिप्ट जो आपने दी है, एंड GIC, सारा कुछ आपने पे कर दिया है, अपने पास रख लिया था। एंड द लास्ट थिंग जो सबसे ज़रूरी है वो होता है एक मेडिकल टेस्ट एंड पुलिस वेरिफिकेशन। ये 2 चीज़ें एक्चुअली सबसे ज़रूरी होती है। क्योंकि आपको हेपेटाइटिस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप हेल्दी हो उनके हिसाब से, एंड आपका जो पुलिस रिकॉर्ड है वो सारा क्लीन है, तो ही आप जा सकते हो। तो ये सारे हो गए टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स। सारा दोबारा देखते कौन सा है। आइल्स, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो स्टडी के हैं, देन LOA, देन आपकी फ़ी रिसिप्ट,
एंड देन GIC एंड देन योर मेडिकल एग्ज़ाम एंड देन योर पुलिस वेरिफिकेशन। ये सारी चीज़ें जब आपकी हो जाएं क्लियर, आपके पास आ गए हाथ में, तब आप अपना सारा कुछ स्कैन करके ऑनलाइन ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हो खुद भी आप। लेकिन जैसे पहले बात कर रहे थे, काउंसलर से अगर हेल्प ले रहे हो तो भी ठीक है ना, तो चल ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 60 ਡੇਜ਼ ਜਾਂ 30 ਡੇਜ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਪਰ ਵੀਕ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ 20 ਆਵਰਸ ਆਫ ਜੌਬ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਣੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱलो सो दैट इन द वर्स्ट सिनेरियो यू ऑलरेडी हैव अ कंटिजेंसी प्लान कि हाँ जी हमने ये पहले सोचा था कि अगर ऐसे होगा तो हम ट्राई करेंगे कि इस हिसाब से सारा कुछ सही हो, ये हो गया तो हम ये करेंगे, है ना। बाकी बहुत व्लॉग्स पे आ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਓ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, आई विल हेल्प यू। क्योंकि मेरे दोस्त गए हुए हैं, मैं उन्होंने तो पूछ दूंगा या जिमें भी है ना। एंड अगर हम बात करें कि जी ये मिडिल क्लास वाले इंसान के लिए मिलके मेरे जैसे के लिए ना भी होगा भी मिलके फिजिबल है कि नहीं है, अगर मैं जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। रीज़न बीइंग मिडिल क्लास इंसान मेरे जैसे के लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? जो आपका टोटल खर्चा आने वाला है ना वो आपका आएगा एक मिलके जाने के लिए वन टाइम टोटल 15 लाख के आसपास, जिसमें से 5.5 लाख जो 10,000 GIC का था वो आपको वापस आ जाना है ना वहाँ जाके, बचा 10 लाख। 10 लाख में से भी ऐसी नहीं कि 10 लाख ही लग रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपकी जो कॉलेज फीस है उस पर। अगर आपकी कम होगी आपका कम खर्चा आएगा, ज़्यादा होगी ज़्यादा खर्चा आएगा। तो उस हिसाब से आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज देख के जा सकते हो ताकि खर्चा आपका कम आए। खर्चा जाते टाइम ही फील होता है, एक बार वहाँ चले जाओ ना, आपको मेरे जितने दोस्त हैं सभी बताते हैं कि जी हाँ जी आप एक बार यहाँ आ जाओ, कोई भी इंसान आ जाए तो पार्ट टाइम जॉब करके अपने खर्चे भी निकाल सकता है, अपनी फ़ीस जो आगे आने वाली जितनी फ़ीस होती हैं वो सारी निकाल सकता है। मोर ओवर अगर कोई ज़्यादा ही मतलब कि मेहनती इंसान है ना तो वो ज़्यादा टाइम नहीं बल्कि 20 आवर्स लीगल काम होता है, उतना टाइम करके भी पैसे वापस घर पे भेजता है। हमारे यहाँ पंजाब में बहुत लड़के हैं जो लोन उठा के अपनी ज़मीन बेच के कनाडा जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फिर बाद में घर बल्कि तंगी आ जाती है घर पे, जी हाँ जी अब कैसे सारा कुछ हो, आपको पता ही है ना। मिडिल क्लास एंड हम जो लो क्लास फैमिली है सारी में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर वो लड़के लड़कियाँ बहुत काम करते हैं, पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं, घर पे वापस पैसे भी भेजते ताकि जो लोन उठाया था वो वापस पे कर सकें। तो मतलब कि आसान है, अगर जाओगे यू विल नो इट। अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में आप उनसे बात कर सकते हो। और अगर बात करो जी हमें जॉब चाहिए, जॉब कैसी मिलेगी, वहाँ बाहर चले जाओ, इंडिया से कम 200-300 गुना ज़्यादा ऑप्शंस हैं वहाँ जॉब्स के। क्यों? हमारे यहाँ एक चीज़ सबसे बड़ी बुरी है कि जी ये तो ले तू तो ये काम कर रहा है, तू तो झाड़ू पोछे का काम कर रही है, या तू यार ये क्या है ना दुकान पे लगा हुआ है सेल्स मैन है, ये है वो है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ आपको पूछते भी नहीं तू ये छोटा काम कर रहा है बड़ा काम। वहाँ काम है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, वहाँ हर काम की इज्जत होती है। तो मतलब कि आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि हाँ जी आप छोटा काम कर रहे हो। वैसे भी छोटा काम बड़ा काम तो हमारे इंडियंस का कंसेप्ट है, बाहर वाले लोगों का तो है ही नहीं ये चीज़ें। सो यू विल नो एवरीथिंग। बाकी अगर कोई और डाउट है आप नीचे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करना जितनी मेरे से होगी मैं करूँगा आपकी हेल्प। मेरे दोस्त हैं वो भी शायद कमेंट करके आपकी हेल्प कर दें, या जो भी आपका डाउट होगा क्वेरी होगी उसको सॉल्व करेंगे। एंड अगर कोई और चीज़ आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई और आपकी डिमांड है कि इस टाइप पे आप वीडियो बनाओ, मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा। वैसे भी आजकल तो ऐसे है कि घर पे वेले बैठे हैं, वीडियोस बन रही हैं, आइडियाज़ वैसे भी आ नहीं रहे, तो करते रहना, आप भी सपोर्ट है ना, आइडियाज़ देते रहना किस चीज़ पे बनाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थैंक यू, सी यू इन पंजाबी हिंदी इंग्लिश होगी मिक्स मेरी। सो सी यू इन नैक्सट वीडियो। देखते हैं काहदे ते बनाने। बाकी नज़ारा लो तुसी दे पंजाब दे खेतां दा।